Did anyone write the answer? What is the role of magistrate in investigation? Yes, sir. I tried to write the answer. ओके ओके, मुझे व्हाट्सअप करिएगा आप. Okay, sir. हाँ, what control, to what extent magistrate has a control or court has a control? तो बेसिक लॉ तो यही है that magistrate does not control and magistrate cannot give directions that how the investigation can be undertaken. लेकिन magistrate should always be kept abreast. मजिस्ट्रेट को हमेशा पता रहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है. सेकेंडली, अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आईओ जो आपका ऑफिसर इंचार्ज है, ही डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है किसी मुद्दे पर, देन ही कैन डायरेक्ट टू इन्वेस्टिगेट सेक्शन 159. और फिर सेकेंड, दूसरी चीज आप लोग जानते हैं कि फेयर ट्रायल इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 20 एंड 21. उसी प्रकार से फेयर इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. तो अगर कहीं पर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, इनजस्टिस हो रहा है, देन कोर्ट विल इंटरफेयर अंडर आर्टिकल 226. और कहीं पर मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जस्ट टू हेरेस, वहां पर भी कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है एंड द कोर्ट कैन क्वॉश द फंडामेंटल राइट. आपका एफआईआर है, कोर्ट उसको क्वॉश कर सकता है, रद्द कर सकता है आर्टिकल 226 में या फिर 482 सीआरपीसी में. ये बेसिकली, बाकी तो आपको क्लियर ही था कि इन्वेस्टिगेशन में व्हाट इज द प्रोसीजर. सेक्शन 157, रिपोर्ट 158, डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय द कोर्ट मजिस्ट्रेट आपका, दैट इज 159. एफआईआर 154, पावर टू इन्वेस्टिगेट इज इन 156. ये आपका. फिर हम लोग बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन के कई पार्ट्स हैं. पहले चीज तो व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 2R में है, किसमें है? इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस. 2R में, 2H में, किसमें है? 2H. 2H. इन्वेस्टिगेशन के बारे में सवाल आता है तो पहले डेफिनेशन लिखिए. 2H में इन्वेस्टिगेशन का ये डेफिनेशन है. उसका पर्पस बताइए. बेसिकली क्रिमिनल लॉ वहीं से स्टार्ट होता है. फिर एक आपका शब्द है री इन्वेस्टिगेशन. तो री इन्वेस्टिगेशन कोई वर्ड नहीं होता है. री इन्वेस्टिगेशन इलीगल. अगर किसी मुद्दे पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन भले ही गलत सलत हुआ हो, री इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, उसी के आगे होगा. जो पहले इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी पार्ट होगा केस डायरी का. तो री इन्वेस्टिगेशन इज इलीगल. अगर कहीं पर कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर करता है टू री इन्वेस्टिगेट द मैटर, दैट इज इलीगल. फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. सेक्शन 173 क्लॉज 8, 173 8 में इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज लीगल. किसी ऑफेंस में, किसी विवाद में कोई मुकदमा बंद हो गया तो ऊपर खुल जाता है, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है, री इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है. और इंक्वायरी इज समथिंग डिफरेंट, इन्वेस्टिगेशन समथिंग डिफरेंट. ये थोड़ा सा, आप अगर बड़ा सवाल आता है तो पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके तब आप आगे बढ़ेंगे. अब इन्वेस्टिगेशन के कई पार्ट हैं. पहला है द पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट्स टू द मजिस्ट्रेट. दूसरा, ही गोज टू द स्पॉट. स्पॉट पर किस लिए जाता है? टू असर्टन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. जो अपराध हुआ है उसके तथ्य और परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए जाता है. दैट इज इन्वेस्टिगेशन.
और वहां पता करता है किसने किया, उसको अरेस्ट करने का भी प्रयास करता है। तो इसी पार्ट में आपका व्हेन ही गोज टू द स्पॉट, फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस, डिस्कवर एंड अरेस्ट, इसी प्रक्रिया में कई बातें आपकी आ जाती हैं। उसी पहला एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सर्च एंड सीजर। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सर्च भी कर सकता है, कहीं पर चीजों को सीज भी कर सकता है। तो एक पार्ट आपका इन्वेस्टिगेशन का जो दैट इज फर्स्ट इज सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर अन्य चीजों के लिए भी होता है, बट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। अब आइए चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 आपका है चैप्टर 7। चैप्टर 7 इज बेसिकली process to compel the production of things। तो बेसिकली जो आपका क्रिमिनल लॉ है उसमें कोई भी जब प्रक्रिया होती है तो वस्तुएं या डॉक्यूमेंट्स, इन चीजों को चाहिए होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई कोर्ट को मालूम है, पुलिस ऑफिसर को मालूम है कि क्या चीज उसको चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स के लिए एक पूरा फुल चैप्टर आपके सीआरपीसी में है, दैट इज चैप्टर 7। सेक्शन आपका 91 से लेकर सेक्शन 105 तक है। तो हाउ टू कंपेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, उसका पूरा पूरा चैप्टर है कि कोई चीजें चाहिए, वस्तुएं चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेशन में या ट्रायल में या किसी चीज में उस अपराध को पता लगाने में या अपराधी को पता लगाने में, चाहे उसकी दोष सिद्धि, कन्विक्शन या गिल्ट साबित करने के लिए चीजें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दस्तावेज चाहिए, थिंग्स वस्तुएं चाहिए। तो वो एक बकायदा प्रोसीजर है कि किस प्रकार से वो चीजें कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने आएंगे। दैट इज ए पूरा चैप्टर है प्रोडक्शन टू कंपेल, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 105 तक, एक फुल चैप्टर आपका चैप्टर 7 सीआरपीसी का। शॉर्ट नोट्स में भी आता है इस पर एग्जाम्स में, और एक दो सवाल आपका प्रीलिम्स में कई बार रहता है। इसको आपको बहुत बारीकी से केवल बेयर एक्ट वाले पर ध्यान देना है। देखिए उसमें तो चैप्टर 7 सेक्शन 91 निकालिए। पहला चीज इसमें आपका है सेक्शन 91, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अ थिंग। कोई डॉक्यूमेंट या कोई वस्तु को प्रोड्यूस करना है अथॉरिटी के सामने, उसके बारे में सेक्शन 91 है। आप देखिए इसमें जैसे ब्रेक करके लिखाऊंगा, ब्रेक करके लिखिएगा। पहला आपका है वेन एवर कोर्ट और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, मतलब दो लोगों को राइट है ये, कोर्ट को या फिर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, दो चीजों के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड थिंग। तो पहले लिखिए कोर्ट और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, दूसरा फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ थिंग। नेक्स्ट आपका है विच इज नेसेसरी और डिजायरेबल। इसमें फिर दो बातें हैं, उस डॉक्यूमेंट या उस वस्तु की आवश्यकता है, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर काम किया हुआ तो भाई आखिर वो डॉक्यूमेंट आना चाहिए, या कहीं पर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, किसी ने बैंक में फ्रॉड किया है तो बैंक से वो डॉक्यूमेंट आना चाहिए। सिग्नेचर कहीं पर किसी ने फ्रॉड कर रखा है तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बैंक से आए ताकि इनका सिग्नेचर मिलाया जा सके। तो पहला कोर्ट और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज दोनों को राइट है, किस लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अ थिंग। कब,
व्हेन इट इज नेसेसरी और डिजायरेबल, आवश्यक है तभी और उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। डिजायरेबल मतलब आएगा तो लाभदायक होगा, उस परिस्थिति में भी आप कर सकते हैं। करना क्या होगा? फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग इन सीआरपीसी, इन चार प्रक्रियाओं के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पावर कोर्ट को है और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को है। दूसरा, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अ थिंग। तीसरा, व्हेन दैट डॉक्यूमेंट और थिंग इज नेसेसरी, आवश्यक है उसका, या डिजायरेबल, रहेगा तो लाभ। चौथा, किस उद्देश्य के लिए? तो उद्देश्य के लिए आपका है फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन आप जानते ही हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस मतलब पुलिस। इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट। ट्रायल आप जानते हैं गिल्ट या उसके लिए। ट्रायल वो प्रोसीजर है जो किसी व्यक्ति के गिल्ट या इनोसेंस के लिए दिया जाता है, अपनाया जाता है। तो इन चार किसी भी उद्देश्य के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए या अन्य प्रोसीडिंग के लिए, अगर लगता है पुलिस ऑफिसर को या कोर्ट को, फॉर एनी डॉक्यूमेंट और अ थिंग विच इज नेसेसरी और डिजायरेबल, तो उसके लिए वो आदेश कर सकता है। दो बातें आगे फिर लिखेगा। अब दो अलग अलग बातें हैं। कोर्ट में इशू अ समन, कोर्ट के आगे लिखिए समन। कोर्ट को समन करने का राइट है, पावर है, पुलिस ऑफिसर को नहीं है। पुलिस ऑफिसर को क्या है? रिटन ऑर्डर, लिखित आदेश करेगा, वारंट नहीं रहेगा, समन की शेप में नहीं रहेगा वो। समन एक प्रॉपर चीज होती है, एक प्रॉपर शेप में होती है, प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। तो ये चीजें आपकी हैं। और करेगा किसको? ये समन या जो रिटर्न ऑर्डर है किसको होगा? उस व्यक्ति को जिसके की अधिकार में वह डॉक्यूमेंट या वस्तु है, या फिर यह माना जा रहा है कि उसके नियंत्रण में है, उसको ये समन या रिटर्न ऑर्डर इशू होगा। टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट और थिंग बिफोर द कोर्ट और द पुलिस ऑफिसर। क्लियर है ये? तो सेक्शन 91 में जो आपका है, कोर्ट या पुलिस ऑफिसर को अधिकार है किस बात का? टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अ थिंग विच इज नेसेसरी और डिजायरेबल। इसको हर एक को ब्रेक कर करके लिखिएगा। किस उद्देश्य, किस पर्पज से? फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। इन चार उद्देश्यों के लिए ऐसा कर सकता है, जिसमें कि कोर्ट को पावर है समन इशू करने का। ऑफिसर समन नहीं इशू करेगा। ऑफिसर को क्या पावर है? एक रिटर्न आदेश। लेकिन किस व्यक्ति को करेगा? कंपेल करेगा उस व्यक्ति को जिसके बारे में न्यायालय को लगता है या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वह डॉक्यूमेंट या वस्तु उसी के नियंत्रण में है। उस व्यक्ति को, या फिर बिलीव करता है कि उसके नियंत्रण में हो सकता है, उसको समन इशू करेगा कोर्ट, या उसको रिटर्न आदेश करेगा आपका पुलिस ऑफिसर। और उस कंडीशन में उस डॉक्यूमेंट को या उस थिंग को, जो भी वस्तु है, उसको पहुंचाना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है एज पर लॉ। और सबसे खास बात यह है, लिखिए जरा तो एक स्टेटमेंट।
अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी निर्देशित करता है कि वह अपेक्षित दस्तावेज, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, को पुलिस के सामने पेश करे, तो क्या उस डॉक्यूमेंट को उसको स्वयं लाना जरूरी है या किसी के हाथ में भिजवा सकता है? तो यहां पर आपका पढ़िए 91 सेक्शन 2। सेक्शन 91 का क्लॉज 2 में है, जिसके लिए समन इशू हुआ है या जिसको वारंट इशू हुआ है, आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जाकर उस चीज को पेश करे, वह किसी के हाथ भी भिजवा देगा तो पर्पस पूरा हो जाएगा सेक्शन 91 का। तो दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी that a person to whom summon or a written order was issued, he should produce that document personally। वह किसी भी तरीके से वहां पहुंचवा देता है, कुरियर कर देता है, रजिस्टर पोस्ट कर देता है, किसी और के हाथ भिजवा देता है, तो भी वो कार्य पूरा हो गया, उसकी ड्यूटी पूरी हो गई। जो चैप्टर 7 आपका है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग्स, सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 105 तक है। इसमें सेक्शन 91 आपका जो है समन रिटर्न ऑर्डर को लेकर है, टू प्रोड्यूस अ थिंग। तो शॉर्ट नोट्स आता है, केवल आपको स्ट्रेट लिख ही देना है, बस केवल बेरेट की चीजें ब्रेक कर करके लिख देनी है। प्रॉब्लम करके भी आता है तो आप इसी बेरेट से पकड़ लेंगे कि प्रॉब्लम में क्या आंसर लिखना है, कि वो इलीगल है कि लीगल है। अब एक प्रश्न लिखिए तो, एक पुलिस अधिकारी ने एक पोस्ट ऑफिस में पार्सल को पेश करने के लिए पोस्टमैन को लिखित आदेश पारित किया। उसको शक था कि उस पार्सल में कुछ अवैध सामग्री है। निर्णय करिए, क्या निर्णय करेंगे? ये आदेश उसका सही है कि गलत है? एनीवन? तो ऐसे के दो दो लाइन के प्रॉब्लम्स आने लगी हैं एपी वगैरह में खासकर। Sir, repeat the situation. सही है, गलत है, सही नहीं है? आप पढ़िए सेक्शन 91 का क्लॉज 3 जो आपका है, सेक्शन 3 का क्लॉज ए और क्लॉज बी, उसमें क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 91 इसमें यह कि एक पुलिस ऑफिसर जो है पोस्टमैन को एक रिटर्न ऑर्डर पास करता है कि आपके पोस्ट ऑफिस में एक पार्सल है, सो एंड सो नाम लिखकर, उस पार्सल को आप हमारे यहाँ पुलिस थाने में पेश करिए, हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। क्या ऐसा आदेश वो पुलिस अधिकारी कर सकता है? सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल पुलिस ऑफिसर कर सकता है। तो क्या ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये आदेश जो है गलत है, सही है? क्लियर है बात ये? तो सेक्शन 91 का क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 91 क्लॉज 1 की कुछ बातों से पर रेस्ट्रिक्शन है। नहीं, पहले सेक्शन 91 3 में जाइए, यही आपको आंसरिंग करनी, यही सीखना है। सेक्शन 92 पे सीधे मत कूद जाइए। सेक्शन 91 कोई प्रश्न जो पूछा जाए उत्तर हमेशा उसे देना चाहिए। क्या यह उसका आदेश गलत है, सही है? तो उसका आदेश गलत है एज पर सेक्शन 91 क्लॉज 3। क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है? नथिंग इन सेक्शन शैल डीम
दो बातें हैं, सेक्शन 123 और 124 एविडेंस एक्ट, और दूसरा अप्लाई टू अ लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। मतलब जो सेक्शन 91 में कोर्ट और पुलिस अधिकारी को सेक्शन 91 में जो पुलिस अधिकारी को न्यायालय को अधिकार मिला हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रायल के लिए, इंक्वायरी के लिए कि अन्य प्रक्रिया के लिए वो मंगा सकता है कोई डॉक्यूमेंट अपने पास, ये अधिकार पोस्ट ऑफिस पर लागू नहीं होगा, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी पर लागू नहीं होगा। मतलब ये अधिकार नहीं है। पोस्ट ऑफिस से कोई सामान मंगाना है तो ये अधिकार नहीं है। 91 क्लॉज 3 का बी पार्ट, तो आपको ये लिखना होता है कि दिस ऑर्डर इज इलीगल एज इट इज फॉरबिडन बाय सीआरपीसी सेक्शन 91 3 क्लॉज बी। बस ये उत्तर आपका सही हो गया। 92 की बात तब आएगी, तो आप लिखेंगे ये अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है। अक्सर सवाल आता है पुलिस में कि पोस्टल ऑफिस या टेलीग्राफ अथॉरिटी के यहाँ से कोई चीज़ मंगाना है तो किसको राइट है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है। लेकिन जो प्रॉब्लम का आंसर आप करेंगे, आप बताएंगे कि 91(3) से ये चीज़ गलत है। तो सेक्शन 91 में आपको इन तीन बातों को याद रखना है। कोर्ट को और पुलिस अधिकारियों को अधिकार है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अ थिंग नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर विच पर्पज, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रायल के लिए, इंक्वायरी के लिए, अदर प्रोसीडिंग के लिए। उस व्यक्ति को निर्देशित होगा जिसके की अधिकार में, नियंत्रण में वह डॉक्यूमेंट है या यह माना जा रहा है कि उसके नियंत्रण में है। कोर्ट समन इशू कर सकता है, पुलिस ऑफिसर रिटर्न ऑर्डर इशू करेगा 91(1) में। 91(2) में क्या है, अगर वह डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति ने जिसको ये ऑर्डर पास हुआ है या लिखित आदेश पारित हुआ है या समन इशू हुआ है, उसने अगर वह वस्तु कहीं से कैसे भी पहुंचवा दी वहां पर, तो उसका काम हो गया। इन पर्सन जाना आवश्यक नहीं है। तीसरा, लेकिन ये अधिकार दो प्रकार के सिचुएशन में लागू नहीं होगा। इसमें 3 क्लॉज ए में है, सेक्शन 123 124 एविडेंस एक्ट। 123 124 एविडेंस एक्ट क्या है? सेक्शन 123 और सेक्शन 124 एविडेंस एक्ट क्या है? लिखा हुआ इसमें ना 91 में, नथिंग इन सेक्शन शैल डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 123 एंड 124। तो सेक्शन 123 और 124 में क्या है? सेक्शन 123 और 124 में यस, अफेयर्स ऑफ स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, राज्य मतलब सरकार संबंधित या जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं उससे संबंधित है आपका, तो ये चीज़ उस पर लागू नहीं होगी। दूसरा, कोई वस्तु, कोई डॉक्यूमेंट पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के अधीन है तो उस पर लागू नहीं होगा। ये आपको सेक्शन 91 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अब आपको रट गया, रट जाना चाहिए। फिर 92 पर आइए आप। 92 में आपका है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राफ। उसमें किसको लिखा हुआ है? एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। दो चीज याद रखिए आप, कोई वस्तु जो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के अधीन है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को राइट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम को राइट है, कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय को राइट है, और हाई कोर्ट को। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी वस्तु जो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के प्राधिकार में के अधीन है तो उसको प्रोड्यूस कराने का राइट सेशन कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और सीजीएम को है, अन्य कोर्ट को नहीं है। 91 में क्या है, इनके अलावा बाकी कोई भी कोर्ट कर सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर कर सकता है।
ये प्रश्न आपका अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। प्रक्रिया वही है, फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोसीडिंग। और लिखा क्या हुआ है, एज द केस मे बी टू डिलीवर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या सीजीएम डायरेक्ट कर सकता है उस अथॉरिटी को, टेलीग्राफ उस अथॉरिटी को, कि उस वस्तु को डिलीवर किया जाए कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने। यहाँ तो बात क्लियर हो गई है। अब 92(2) में क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है पढ़िए तो पहले आप लोग। 92 क्लॉज 1 और 92 क्लॉज 2 दोनों को पढ़िए तो डिफरेंस क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस? सेक्शन 92 क्लॉज 1, ये तो आपको क्लियर हो गया। सेक्शन 91 में किसी भी कोर्ट को और किसी भी पुलिस अधिकारी को अधिकार है कोई डॉक्यूमेंट मंगाने का, लेकिन पोस्टल अथॉरिटी और टेलीग्राफ अथॉरिटी के अधीन किसी दस्तावेज को कोई भी न्यायालय नहीं मंगा सकता है। उसके लिए क्या है, 92 में है, उसमें स्पेसिफिक अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उस वस्तु को डिलीवर करने के लिए कह सकता है कि भाई आके इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल इसके लिए चाहिए, अब इस वस्तु को डिलीवर करिए मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने। ये 92 क्लॉज 2 में ये डिफरेंस है 91 से। तो 92 क्लॉज 1 इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन। 92 क्लॉज 2 में क्या है, 92 क्लॉज 2 में क्या है, बताइए व्हाट इज द डिफरेंस? 92 क्लॉज 2 और 92 क्लॉज 1 में क्या डिफरेंस है? हाँ, आप बताइए, उसको अनम्यूट करके बताइए। Sir, if the thing or parcel is already pending under the order of a district magistrate, CGM or court of session, then a magistrate or commissioner of police or DSP can say that seize the document or bring it to me. If it is already pending in another order. और कोई बताइए, और कोई? सर सही कहा उन्होंने। नहीं नहीं सर, मैं बताता हूँ। तो सर इसमें क्या होता है कि इफ इसमें एडिशनली अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनके ओपिनियन में भी अगर इनको लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो ये लोग को पहले एक ऑर्डर लेना होगा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजेएम और इनसे, और एक ऑर्डर लेना होगा। एंड आफ्टर टेकिंग द ऑर्डर दे विल डायरेक्ट द जो अथॉरिटी है उसको कहेंगे कि सर्च करिए डॉक्यूमेंट का, एंड सर्च करके फिर हमको वो डॉक्यूमेंट पार्सल करिए। और कोई बताइए भाई, और कोई? आशीष? यस सर। हाँ बताइए। सर जो क्लॉज 1 है उसमें 4 अथॉरिटीज के नाम दिए जिनके पास पावर है हाँ, कि वो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी को ऑर्डर कर सके कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमारे पास पहुंचाए। टू डिलीवर, उसमें वर्ड है 92 क्लॉज 1 में, टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे। और क्लॉज 2 में ये जो अथॉरिटीज है एग्जीक्यूटिव, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर इन्हें लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ज़रूरी है तो ये पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप सर्च करके इस डॉक्यूमेंट को डिटेन करके रखें जब तक कि ऊपर के अथॉरिटी के लोग उन्हें ऑर्डर दे दें। करेक्ट, करेक्ट। इसमें बेसिकली पेंडिंग से मतलब ऑर्डर पेंडिंग से नहीं है, इससे मतलब यह है कि 92 क्लॉज 1 में क्या है, टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट। डीएम को, सीजीएम को डॉक्यूमेंट डिलीवर करने का पावर है,
आदेश कर सकते हैं अथॉरिटी को कि भाई आप डॉक्यूमेंट आके हमारे मजिस्ट्रेट या कोर्ट में आके डिलीवर करिए, दीजिए। लेकिन 92 क्लॉज 2 में क्या है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं, मान लीजिए कोई एनी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कोई भी, अगर एडीएम को लगता है, एसडीएम को लगता है, या फिर सीजीएम के अलावा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, एसपी आपका है, इन लोगों को भी लगता है कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के नियंत्रण में कोई ऐसे दस्तावेज हैं जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वो केवल आदेश कर सकते हैं कि आप उनको सर्च करके रखिए। डिलीवर करने का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। डिलीवर करने के लिए ऑर्डर कौन देगा, जो आपके 92 क्लॉज 1 में ऑफिसर्स हैं, पेंडिंग द ऑर्डर्स। जब तक उनका डिलीवरी के लिए ऑर्डर नहीं, मान लीजिए कि भाई डीएम को नहीं पता है, एसपी को पता लग जाता है पहले कि ये इंपॉर्टेंट है, तो सर्च करके कहेगा, सर्च करके वहां रखे रहिए। एम आई राइट? क्लियर है बात ये? ओके, अब पॉइंट क्लियर है सबको नहीं है? तो 92 क्लॉज पोस्टल अथॉरिटी के कंटेक्स्ट में मजिस्ट्रेट, चाहे जुडिशियल हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, इनको पावर है सर्च करा के उसको रखे रहने का। लेकिन डिलीवर वो ये नहीं कह सकते कि सर्च करके वो डॉक्यूमेंट लाके हमको दीजिए या जाके उस कोर्ट में दीजिए, ये आदेश नहीं पारित कर सकते हैं। सर्च करा सकते हैं, वहां रखे रहे, लेकिन उस पोस्ट ऑफिस से वो सामान डॉक्यूमेंट बाहर तभी निकलेगा कहीं पर जाने के लिए, डिलीवर होने के लिए, जब 92 क्लॉज 1 वाले ऑफिसर्स आपको आदेशित करेंगे। क्लियर बात? लेकिन सर्च करा के उन डॉक्यूमेंट्स को रखे रहने का पावर अदर मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर्स को भी है, बट नॉट टू डिलीवर। ये आपका 91 एंड 92 जो आपका है, दैट इज फॉर सर्च, सॉरी, टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। अब उसके आगे आपका है फिर सब आपके बेयर एक्ट वाली बातें हैं। सर्च वारंट, तो सर्च वारंट पढ़िए 93 का। जब 91, 92 में लगता है, सेक्शन 91 और सेक्शन 92 में जो चीजें हैं उसमें लगता है कि वह व्यक्ति वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, तो सर्च वारंट इशू होकर उन वस्तुओं को, उन डॉक्यूमेंट को लाने का प्रयास किया जाता है। तो सेक्शन 93 ऐसे कहा कि आपको सीजर का आएगा, सर्च 93 से लेकर 102 तक शायद है, फिर 102 से 105 तक आपका सीजर वाले हैं, फोर फीचर वाले हैं, तो हम लोग कल करेंगे 93 से लेकर 102 तक। केवल आपको बेयर एक्ट वाले पॉइंट्स पढ़ने हैं, समझना केवल आपको सेक्शन 91 और 92 था। 93 से आपका सर्च वारंट क्या है, कौन आदेशित कर सकता है, किस पर्पज से कर सकता है, तो वो 93 से 102 तक कल करेंगे, उसमें 10 मिनट आपका लगेगा। अब आ रहा तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आ जाइए। अब जो सीआरपीसी के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो आपको केवल प्रोविजन के पर्पज से याद रखने हैं, वो हम लोग डेली हाफ एन आवर करेंगे। उसके बाद फिर जब कंपाइल करेंगे अभी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटमेंट्स वाला पोर्शन, तब थोड़ा सा फिर डिटेल में करेंगे उस चीज़ को आपको। अब आइए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग आर्टिकल 12 एंड 13 तक कर चुके थे। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट में दिखाया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला है,
याद है किसी को अमेंडमेंट का? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो अमेंडमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया कुछ पार्ट को, याद है किसी को? ओके, विच पार्ट ऑफ दैट अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था वो? अमेंडमेंट नंबर 9B, 97th अमेंडमेंट का कौन सा पोर्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाई? तो सेक्शन आर्टिकल 12 और 13 जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किया था, और फेडरलिज्म टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट का एक पोर्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, बिकॉज सर्टन पोर्शन विच रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट्स, वो नहीं था। तो जब आप रिफ्रेश करके आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कल उसको, वो आपके जनरल स्टडीज में, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी सवाल आपका आना है वो, और अमेंडमेंट पे सवाल आएगा तो उसकी जिक्र आपको जरूर करना है। अब आइए, तो आपका 12 एंड 13 हम लोगों ने कर लिया था, आर्टिकल 12 एंड 13। अब आपका है फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू इक्वालिटी। तो एक एक ग्रुप का फंडामेंटल राइट और जो छोटे छोटे आपके पार्ट सीआरपी से हम लोग खत्म करते चलेंगे। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। एक सवाल लिखिए जरा, तो जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, पहला सवाल लिखिए, डिस्कस द नेचर ऑफ राइट टू इक्वालिटी एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में समानता के अधिकार की क्या प्रकृति है? नंबर 1। नंबर 2 सवाल लिखिए, आर्बिट्ररीनेस इज एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी। कमेंट, इस पर कोई सवाल आता है? मनमानापन समानता के अधिकार का विरोधी है, टिप्पणी करें। दूसरा प्रश्न आपका है। तीसरा, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एंड हाउ इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विधि के शासन से क्या तात्पर्य है और यह हमारे संवैधानिक व्यवस्था में कैसे शामिल है? व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एंड हाउ इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 सवाल आपके घुमा फिरा कर हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं। हालांकि इस बार फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19(1) है उस पर सवाल आने की संभावना है, बट स्टिल ये करना पड़ेगा हमको। तो तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ आपका? नेचर ऑफ राइट टू इक्वालिटी पहले हम लोग डिस्कस किया था एक बार। व्हाट इज द नेचर ऑफ राइट टू इक्वालिटी इनकॉर्पोरेटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिखिए, राइट टू इक्वालिटी, कुछ लिखा दे रहा हूं पहले मैं आपको। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ है। राइट टू इक्वालिटी हैज बीन मेंशन्ड
in Article 14 to 18 in Part 3 of the Constitution of India. ये लिखना पड़ेगा आपको. सवाल आता है, दो आता है, डिस्कस राइट टू इक्वालिटी, और एक सवाल आता है डिस्कस इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो राइट टू इक्वालिटी को भी स्टूडेंट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ का ही लिख कर आते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ का सवाल आएगा तो मतलब आपको आर्टिकल 14 की बात करनी है केवल, और राइट टू इक्वालिटी आएगा तो आर्टिकल 14 से 18 आना करना पड़ेगा आपको. तो प्रश्न आता है तो पहला लाइन आपको ये लिखना है कि राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट एनश्राइन्ड in Part 3 of the Constitution of India and given in Article 14 to 18. दूसरा, it has been declared as basic structure of the Indian Constitution. इसको भारतीय संविधान का आधार रूप संरचना का भी स्थान दिया गया है. अर्थात this right to equality cannot be taken away or amended even by an amendment act. तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया. तो तीन बातें आपको लिखनी पड़ेंगी. ये पार्ट 3 में है, 14 से 18 में है, और दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर है ये. तीसरी बात, देखिए कई चीज़ें होती हैं जो आपको पता रहती, सबको पता रहती हैं, लेकिन एग्जाम में लिखते नहीं हैं आप. इन सब बातों से लिखने से आपका दिमाग का फोकस क्लियर हो जाता है कि राइट टू इक्वलिटी की बात आती है तो कैंडिडेट के दिमाग में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इफेक्टिव लगता है उसको, और फिर आपका आंसर भी अच्छा होता है. और तीसरी बात आपका थर्ड पॉइंट आपका कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड इवन बाय अमेंडमेंट एक्ट. अब आइए आर्टिकल 14. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आपका राइट टू इक्वालिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन does not only mean that everyone will be treated equally, but it means equals should be treated equally and unequals should be treated unequally. जो बात आपको एक्सप्लेन कर रही है, जो हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान में जो समानता के अधिकार का विषय है या जो पहलू है या जो नियम है, उसका अर्थ यह नहीं है, उसका अर्थ केवल यह नहीं है कि हर व्यक्ति को समान ट्रीट किया जाएगा या सबके लिए कानून एक ही होगा, केवल यही तक नहीं है, बल्कि इससे हम लोग एक कदम आगे निकलते हैं. जो इक्वल्स हैं वो इक्वली ट्रीट हो गए, जो अनइक्वल हैं वो अनइक्वली ट्रीट होंगे, तब इक्वालिटी आएगी. इसी आधार पर आप रिजर्वेशन, हम लोग आगे आकर उसको जस्टिफाई करेंगे क्यों रिजर्वेशन आपका स्पेशल प्रिविलेज. ठीक है, देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेज, करेक्ट. इक्वालिटी का मतलब ये भी है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको बराबर पर ही तौला जाएगा. इस बात थोड़ा समझने की आपको आवश्यकता है, कुछ लोग जानते भी होंगे इसको. इक्वल्स जो लोग एक कैटेगरी के हैं उनके लिए समान हर चीज होगी, लेकिन जो लोग एक कैटेगरी में नहीं हैं उनके लिए नियम अलग अलग होना ही पड़ेगा, तब जाके इक्वालिटी आएगी. यही हमारे आधार रिजर्वेशन का भी है. रिजर्वेशन में हम किसी को प्रिविलेज नहीं देते हैं, अनइक्वल्स को बाकी के बराबर लाने का प्रयास करते हैं. जो डिप्राइव्ड सेक्शन सोसाइटी के, उसको हम बराबर लाने का प्रयास करते हैं. तो अनइक्वल्स, अगर दो कम्युनिटीज अनइक्वल लेवल पर हैं और दोनों के लिए आप एक ही नियम लगा देंगे तो इनइक्वालिटी को जन्म देगा वो. तो आपको बताना ये है कि हमारे यहाँ जो राइट टू इक्वालिटी है, ये डज नॉट ओनली मीन कि सब लोग
एक समान ट्रीट होंगे, सबके लिए एक ही कानून होगा। इट मीन्स दैट इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स विल बी ट्रीटेड अनइक्वली। और जैसा कि आपका आर्टिकल 14 में है, इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। मैं आपको लिखाऊंगा पूरा आंसर, पर पूरा समझ लीजिए इस चीज को। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब उसको बोला जाता है नेगेटिव कंसेप्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कंसिडर एज अ नेगेटिव कंसेप्ट, जिसको कि हमने ब्रिटिश लीगल सिस्टम से लिया है, जो कॉमन लॉ सिस्टम ब्रिटेन का है उससे लिया है आर्टिकल 14 का, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज बेसिकली अ पॉजिटिव कंसेप्ट, सकारात्मक अवधारणा है ये। इसको हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अर्थात जो व्यक्ति अलग अलग स्तर पर होंगे तो उनको बराबर लाने के लिए अलग अलग नियम बनाने पड़ेंगे आपको। लोग अलग अलग स्तर पर हैं और सबको आप एक ही नियम बना देंगे तो वह इनइक्वालिटी को जन्म देगी। जैसे मान लीजिए क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है काफ़ी दिन से, कुछ स्टूडेंट्स अभी आते हैं तो क्लास में उनके साथ भी वही व्यवहार होगा जो आपके साथ व्यवहार होगा, तो डेट मीन्स उनके साथ इनइक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। दे विल हैव टू बी, अभी आगे मत बढ़िए, नॉट एब्सोल्यूट इक्वालिटी। बात को पहले समझने, लॉ में ले मैन की तरह समझा जाता है। लॉ में जगलरी ऑफ वर्ड्स नहीं चलता है। आप पहले उस बात को समझने की कोशिश करिए। तो अलग अलग लेवल पर हैं अगर लोग, तो उनके लिए अलग अलग लॉ बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके इक्वालिटी अचीव करेंगे आप। लोग अलग अलग लेवल पर हैं और सबके लिए आप एक ही लॉ बना देंगे, दैट मीन्स आप इनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, ये कब कहा जाता है? ये नेगेटिव कंसेप्ट है कि सर तो सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हैं या सरकार सबको एक ही लकड़ी से हाँकती है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। मतलब यही है इसमें कि सब लोग अलग अलग स्तर पर हैं लेकिन सबके साथ एक ही व्यवहार हो रहा है, क्योंकि गलत है, ये इनइक्वालिटी को जन्म देगा। इसी आर्टिकल 14 से ही रिजर्वेशन जो हमारा सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, सकारात्मक भेद नीति, जो हमारी आरक्षण नीति है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। इसलिए बार बार कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, एनम थॉमस केस में कहा है और कई तमाम केसेस में कहा है कि अगर आर्टिकल 15, 16 ना भी होते तो आर्टिकल 14 अपने आप में ही आरक्षण देने के लिए सफिशिएंट है। बिकॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी का प्रकृति है, नेचर ऑफ इक्वालिटी जो है, दैट इज इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। हर कोई एक जैसा नहीं, तो अगर कोई अंडर प्रिविलेज है तो उसको आपको सबके बराबर लाने के लिए उसको आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या कुछ प्रिविलेज आपको देना पड़ेगा। दैट इज नॉट एग्जैक्टली प्रिविलेज। असमान स्तर पर हैं तो उनको बाकी के बराबर लाने के लिए वो चीज आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कंसेप्ट, इसका मतलब ये होता है कि सबके लिए कानून बराबर है, जो कि हम लोग हमारे यहाँ भी उन्होंने ब्रिटिश लॉ से लिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ ज़्यादा प्रभावी है
वो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दैट मीन्स everyone should be given equal protection of law। विधि का समान संरक्षण मिलेगा। तो विधि का समान संरक्षण मिलेगा मतलब अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसको ज्यादा संरक्षण देना पड़ेगा, तब जाके उसको बराबरी पर आएगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, जो आपके वीवीपीआईपीज हैं उनके लिए एक्स्ट्रा सुरक्षा क्यों है? आपको नहीं मिलेगी सुरक्षा उतनी जितने कि प्राइम मिनिस्टर को है। तो इक्वालिटी कहां पर रही? तो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि उनकी जान ज्यादा प्यारी है, इसलिए उनकी जान को ज्यादा खतरा है। तो लाइफ की कीमत जितनी आपकी है उतनी ही प्राइम मिनिस्टर की भी है, लेकिन चूंकि डेंजर ज्यादा है इसलिए प्रोटेक्शन ज्यादा है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि विधि का समान संरक्षण मिलना, अर्थात जिसको जैसी आवश्यकता है वैसा अगर लॉ बिहेव करेगा तब जाके समाज में इक्वलिटी रहेगी। और इसीलिए आपका जो रिजर्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, अभी पहले तो आर्टिकल 14 पर डिस्कस करेंगे, फिर रिजर्वेशन सब जब आएंगे केस लॉ के साथ आपका। और जैसा जानते हैं क्या है, लॉ इज पार्ट ऑफ कल्चर। जो विधि है वो समाज का ही हिस्सा है। जिस सोसाइटी में मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहां पर सब लोग बराबर हैं, तो वहां पर किसी को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन हमारी सोसाइटी का संरचना ऐसी है, हमारे यहाँ डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स में डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, हर कम्युनिटी का डेवलपमेंट लेवल अलग है, हर कम्युनिटी के सामने नेचुरल जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो प्राकृतिक अवसर हैं, वो सबके लिए अलग अलग हैं। तो और आप सबके लिए एक ही नियम बना लेंगे तो सबको हर जगह सब बराबर अवसर नहीं मिलेगा। बराबर अवसर नहीं मिलेगा, दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग इनइक्वालिटी। तो चूंकि सोसाइटी हमारी अनइक्वल है और सोसाइटी को इक्वल बनाना है, आपको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है, आपको आपके प्रेम्बल में है इक्वल जस्टिस, सोशल जस्टिस। तो इक्वल जस्टिस अगर आपको देना है तो जिस लेवल का रिक्वायरमेंट है उस लेवल का रिक्वायरमेंट आप प्रोटेक्शन देंगे या जो भी लॉ का प्रोटेक्शन देंगे, तब जाके आप इक्वलिटी अचीव करेंगे। तो इसी सिद्धांत पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो नेचर ऑफ इक्वालिटी के ऊपर आपको पहले थोड़ा सा एक पैराग्राफ फिर लिखना पड़ेगा, फिर आपको प्रोविजंस के अनुसार, केस लॉ के अनुसार उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको दिखना पड़ेगा बकायदा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ब्रिटिश है नेगेटिव कंसेप्ट है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। हमारे यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है, अमेरिका में भी है, वहाँ ब्लैक्स को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी पहले वहाँ है, उसके बाद हमने उसको अपनाया है। और दिस इक्वालिटी, right to equality, the concept of equality in the Indian constitutional system has come out of the social jurisprudence of the Indian society। जो भारतीय समाज का सामाजिक विधि शास्त्र है उसके बैकग्राउंड में, उसके पृष्ठभूमि में हमारा राइट टू इक्वालिटी का नेचर डेवलप हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जो हमारे कोर्ट्स ने डेवलप किया है। सोशियोलॉजिकल स्कूल है, आइडिया किसी को? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल? तो राइट टू इक्वालिटी और डिस्कस करेंगे तो उसमें सोशियोलॉजिकल स्कूल आपका आएगा जूरिस्प्रूडेंस का, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी,
ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम, इन सब का जिक्र आप करेंगे पहले पैराग्राफ में सिस्टमेटिकली, तब जाके आप आर्टिकल पर केस लॉज पर आएंगे, तब आपको 15 मार्क्स मिलेगा। सबसे ज़्यादा लॉ के एलएलबी के स्टूडेंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं, लेकिन एलएलबी से लेकर आईएएस तक सबसे कम नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप जस्ट लाइक एनी अदर लॉ पढ़ने का प्रयास करते हैं, और केवल एक्ट और केस लॉ नहीं है। सीआरपीसी तो ठीक है, आपका जितना पढ़ेंगे उतना मार्क्स मिलेगा, इसलिए सीआरपीसी को हम लोग हर चीज़ ब्रेक कर करके मिल रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ पूरी रट जाए वो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लॉ के इतर भी, और उसको फिर आपको लॉ को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अलग बातों को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। कोई बता सकता है व्हाट इज हिस्टोरिकल स्कूल एंड व्हाट इज सोशियोलॉजिकल स्कूल जूरिस्प्रूडेंस में? बताइए, व्हाट इज डिफरेंस एंड व्हाट इज कॉमन बिटवीन सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल? ऐतिहासिक विधि शास्त्र और सामाजिक विधि शास्त्र में क्या समानता है और क्या अंतर है? बताइए कोई। तो राइट इक्वालिटी कंसेप्ट को हम लोगों को सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस से लेके चलना पड़ेगा। बस केवल आपको 2 लाइन लिखना है। कोई बताया, कैन एनीवन टेल? बोलिए। सर अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल स्कूल लाइक सर लॉ एंड सोसाइटी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब सर। करेक्ट, ठीक है ठीक है, आप सही बता रहे हैं। एंड हिस्टोरिकल स्कूल? सर हिस्टोरिकल स्कूल का इतना याद नहीं। हिस्टोरिकल स्कूल सोसाइटी से रिलेटेड है कि नहीं है? हिस्टोरिकल स्कूल भी कहा जाता है कि हिस्टोरिकल स्कूल इज सोशियोलॉजिकल स्कूल बिफोर सोशियोलॉजिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल में बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, इवोल्यूशन की बात करता है वो। सोसाइटी इवॉल्व हुई है, वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट की बात करता है। सोसाइटी कंटिन्यूअस इवॉल्व हो रही है, तो उसी के साथ साथ आपका लॉ भी इवॉल्व हो रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इज की टू द हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल में भी सोसाइटी सेंटर में होती है। हिस्टोरिकल स्कूल का जो स्टडी का सब्जेक्ट मटेरियल है दैट इज सोसाइटी। सोशियोलॉजिकल स्कूल का भी है, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल इज बेसिकली स्टडीज इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड accordingly evolution of law। बट सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है, जो आपने बताया एकदम करेक्ट। सोशियोलॉजिकल स्कूल इज बेसिकली स्टडीज इफेक्ट ऑफ लॉ ऑन सोसाइटी एंड सोसाइटी ऑन लॉ। सोसाइटी का इफेक्ट क्या है लॉ के ऊपर, और लॉ का क्या इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर, दैट इज सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो जो हमारी सोसाइटी है, हमारे देश की सोसाइटी हजारों साल से चली आ रही है, जिसमें कि निश्चित रूप से अनइक्वल लेवल पर कम्युनिटीज हैं, तो उस सोसाइटी ने हमारे लॉ को बनाने में लॉ पर प्रभाव डाला है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है राइट टू इक्वालिटी। जो राइट टू इक्वालिटी हमारा कंसेप्ट आया है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल अनइक्वली, रिजर्वेशन पॉलिसी, सब रिजर्वेशन पॉलिसी सब लॉ है हमारा, लेकिन सोसाइटी का इम्पैक्ट है। और जो लॉ डेवलप हो रहा है, जो लॉ हम बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या करना चाह रहा है, ये सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालना चाह रहा है, सोसाइटी को चेंज करना चाह रहा है, सोसाइटी को बराबर करना चाह रहा है। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 जो आपका है बेसिकली इज एन ऑफशूट ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सोसाइटी, जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस बैकग्राउंड में आपको आर्टिकल 14 से 18 पढ़ना होगा। आप देखोगे आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी के ऊपर है। आर्टिकल 15 क्या है, रिजर्वेशन के ऊपर है। आर्टिकल 16 क्या है, रिजर्वेशन के ऊपर है। तो हमारी सोसाइटी में सोशल सिस्टम
महिलाओं का क्या पोजीशन है, अनुसूचित जाति जनजाति क्या पोजीशन है, उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं, 15 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में। थोड़ा सा हम लोगों को ब्रिटिश कॉमन लॉ, अमेरिकन कॉमन लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी एंड सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सोशल सिस्टम, इसका जस्ट निकाल के हम लोग एक पेज आप लिखेंगे इक्वालिटी के ऊपर, तब जाके आर्टिकल 14, 18 और केस लॉ आएंगे एक लाइन से। एक सवाल लिखिए तो, द रिजर्वेशन पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is to establish a equal and just Indian society। हमारे संविधान में जो आरक्षण नीति है उसका उद्देश्य है कि समाज में इसका उद्देश्य है कि भारत में एक समान और न्यायोचित समाज का गठन करना। कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस कथन पर संविधान में दिए गए प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर टिप्पणी करें। और 3 सवाल मैंने आपको पहले लिखाए थे, इन चारों प्रश्नों का हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तब। तो कल जो आपको है सेक्शन 93 से लेकर 105 तक पढ़ के आइएगा, 105 तक सीआरपीसी में, और आर्टिकल 14 से 18 तक कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्पेसिफिक टारगेट लेके मैं चल रहा हूं आप लोगों का कि जो लॉ पेपर 2 है, सीआरपीसी, सीपीसी एंड एविडेंस, हर एक को 150 प्लस लाना है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बहुत अच्छा हो, निबंध बहुत अच्छा हो, एसे बहुत अच्छा हो। तो मेरी जो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है, इसको अगर आप भी फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन एक्सरसाइज करिए लिख लिख कर, पेपर 2 में फुल मार्क्स लेकर आइए। सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस में एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि आप कोई प्रोविजन ना लिखें, केस लॉ ज़्यादा नहीं है, प्रोविजन लिखें, आपको 150 प्लस मार्क्स मिल जाएगा और फिर आपको मजिस्ट्रेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एसे, जनरल स्टडीज केवल सुन सुनकर आप कंसेप्चुअल चीजें डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां लिख कर आएंगे, वो पढ़कर रट कर नहीं हो पाएगा, बार बार आपको डिस्कस करना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा तब। सीआरपीसी से एविडेंस तो रट के भी हो जाएगा आपका, बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जनरल स्टडीज एंड एसे। इन प्रश्न का उत्तर करिए। कल हम लोग आर्टिकल 14 से 18 थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड के बाद फिर केस लॉ प्रोविजंस पर, और 93 से लेकर 105 तक। पूछना है किसी को कुछ आज? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? और कुछ लोग आज बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, कौन से बुक्स ली जाए, तो कल जरा मैं आपको बुक्स पे लिखा दूंगा। स्टैंडर्ड बुक्स है, वही बुक्स लीजिए, एक एक किताब लीजिए, एक एक बैरेक लीजिए, बस लिखने की एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा किताब लेने की जरूरत नहीं है। 1 बुक एंड बेस्ट बुक और बेयर एक्ट, लॉ इज बेसिकली बेयर एक्ट, और उसके अलावा डिस्कस आपका माइंड थॉट। किसी को कुछ पूछना है? ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।